क्लास 11 की एनसीईआरटी का 11वां चैप्टर है ये। इस चैप्टर का नाम है जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य। क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व छठी सदी में जनपद, जो बड़े राज्य होते थे उसे जनपद कहा जाता था, तो जनपद निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में ये जो दो कथन है इस पर विचार करिए और बताइए कि सत्य कौन सा है। लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी। नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था। कौन कौन सा सही है? दोनों ही सही है। ईसा पूर्व छठी सदी से पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक तौर पे प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या फिर जनपद राज्यों के निर्माण के लिए ये जो दो परिस्थितियां दी गई हैं, ये परिस्थितियां बनी थी। खेती के लिए क्या होता था कि औजार और उपकरण की मदद से किसान आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे थे, इसलिए राजा जो थे वो अपने सैनिकों के लिए और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अनाज को जमा कर सकता था। इन भौतिक लाभों के कारण किसानों को अपनी जमीन से लगाव होना तो स्वाभाविक था। साथ ही वे अपने पड़ोस के क्षेत्रों में भी जमीन हड़प कर फैलने लगे थे। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वो अब अपने जनपद या स्वयंबद्ध भूभाग के प्रति हो गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ईसा पूर्व छठी सदी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन सा है? अंग, फिर मगध, काशी, कोसल, मत्स्य। पूर्व से शुरू करने पर सबसे पहले अंग जनपद था, जिसमें आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले पड़ते हैं। उसके बाद मगध जनपद, जो कि आधुनिक पटना और गया जिले में तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। उसके बाद काशी जनपद, उसके पश्चिम में कौशल जनपद, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता था और सबसे पश्चिम में पड़ता था मत्स्य जनपद, महाजनपद। और बताइए कि उसकी राजधानी कौन सी है? अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगीर, काशी की राजधानी वाराणसी है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। नेक्स्ट है बिंबिसार के संदर्भ में इसमें से बताइए कि कौन सा असत्य है। वो मगध का वास्तविक संस्थापक संस्थापक था। उसने अंग देश पर अधिकार कर लिया था। तो बताइए पहले कि इन दोनों में से कौन सा गलत है। तो ये दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको असत्य बतानी है। तो असत्य बताने के लिए चलिए हम लोग आगे के ऑप्शन को देख लेते हैं। उसकी पहली पत्नी प्रसेनजीत की पुत्री थी, ये वाला गलत है। पहली पत्नी कोसल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी, न कि पुत्री। उसने राजवैद्य जीवक को अवंती राज चंड प्रद्युत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था, ये भी सही है। असत्य इसमें से ऑप्शन सी वाला है। बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी, जबकि अन्य तीनों सही है। उल्लेखनीय है कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया है। उसने 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह काशी से ग्राम जहेज स्वरूप मिला था और कौशल के साथ शत्रुता समाप्त हो गई थी। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसने की अजातशत्रु को जन्म दिया था। और तीसरी रानी पंजाब के मध्य कुल के प्रधान की पुत्री थी। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया और शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। उसने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती राजा चंड प्रद्युत महासेन के पीलिया रोग हो जाने पर इलाज करने के लिए उज्जैन भेजा था। ये राज्य है और बताइए कि कौन कौन सा इसमें सुमेलित सही है उसकी राजधानी से संबंधित। मल्ल की राजधानी है कुशीनारा, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, लिच्छवी की राजधानी है वैशाली। तो इसमें से कौन सा सही मैच है? मल्ल की राजधानी कुशीनारा है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, न कि श्रावस्ती है, लिच्छवी की राजधानी वैशाली है। सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अजातशत्रु के संदर्भ में जो दो कथन है उस पर विचार करिए। बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था। उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। बताइए कौन कौन से इसमें से सत्य है? उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था, ये सही है। पहला वाला गलत है कि बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था। बिंबिसार ने अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार किया था, न कि उसकी योग्यता के आधार पर उसको मिला था। अजातशत्रु ने राज्य विस्तार की आक्रामक नीति से काम लिया था। राज्य विस्तार के लिए उसने अपने समय में काशी और वैशाली को मगध में मिला लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इसमें से सत्य कौन कौन से हैं। पहला है हरियर कुल के राजा उदय ने पटना में एक किला बनवाया था। एकराट उपाधि महापद्मनंद ने धारण किया था। शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था। कौन कौन सा इसमें से सत्य है? तीनों ही सही है।
उदयन अजातशत्रु के बाद मगध का राजा बना था। उसके शासन की महत्वपूर्ण घटना है कि उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन हुआ था। नंद वंश का महापद्म नंद ने कलिंग को जीत करके मगध शक्ति को बढ़ाया और विजय स्मारक के रूप में जीन की मूर्ति भी उठा लाए थे। महापद्म नंद ने एक राट की उपाधि धारण की थी। मगध पर शिशुनाग वंश के शासन के समय अवंती राज्य की शक्ति को समाप्त कर उसे मगध राज्य में मिला लिया था। इसके साथ ही अवंती और मगध के बीच में 100 साल पुराने शत्रुता का अंत हो गया। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? किसने किया था? मगध ने। मगध का पहला राज्य मगध वो पहला राज्य था जिसने कि अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मगध साम्राज्य पर सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारणों के संदर्भ में विचार करिए। मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के क्या कारण थे बताइए। क्या ये तीनों कारण थे? उसके पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे, ये उपजाऊ मध्य गंगा के मैदान के मध्य पड़ता था, इसकी दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। तीनों ही सत्य है। तीनों सही है। मगध राज्य के पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे जिसके कारण वे प्रभावशाली हथियार बना सके थे। उनके विरोधी ऐसे हथियार आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते थे। मगध राज्य मध्य गंगा के मैदान के मध्य में पड़ता था। इस उर्वरक प्रदेश में जंगल साफ हो चुके थे। यहाँ पे भारी वर्षा होने के कारण सिंचाई के बिना भी अच्छी पैदावार की जाती थी हो जाती थी। इसके परिणामतः यहाँ के किसान काफी अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद भी उनके पास काफी अनाज बचता था। शासक कर के रूप में इस फाजिल उपज को एकत्र कर लेते थे। मगध की दोनों राजधानियां प्रथम राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरी थी, इसलिए वह दुर्भेद्य था। मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र केंद्र भाग में स्थित होने के कारण सभी दिशाओं से संचार संबंध स्थापित कर सकते थे। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। सोन और गंगा नदियां इसके पश्चिम और उत्तर में थी, तो पुनपुन दक्षिण और पूर्व की ओर से घिरे हुए थे। तो इस तरह से पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग था। नेक्स्ट है राजा है और उनका राज्य है। चंड प्रद्योत किस राज्य से संबंधित है? अवंती से। प्रसेनजित कौशल से। यहाँ कौशल है ही नहीं, यानी ये गलत है। अजातशत्रु मगध से संबंधित। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इसके बाद क्लास 11 के प्राचीन इतिहास का 12वां चैप्टर है ईरानी और मकदूनिया आक्रमण। ईरानी और मकदूनिया आक्रमण। क्वेश्चन है 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन है सर्वप्रथम दारयवहु यानी देरियस ने पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया था। दूसरा कथन है कि यह साम्राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र था। तीसरा कथन है इस क्षेत्र में सुगठित शक्तिशाली राज्य का अभाव था। कौन कौन से सत्य है? इनमें से तीनों ही सही है। तीनों ही सही है। सर्वप्रथम ईरानी शासक दारियावु ने 516 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। उसने पंजाब और सिंधु नदी के पश्चिम के इलाके और सिंध को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। उल्लेखनीय है कि ईरानी साम्राज्य में कुल मिलाकर के 28 छत्रपतियां थी। पंजाब व सिंध प्रदेश इसके 20वां प्रांत या छत्रपति बना था। पंजाब का सिंधु नदी के पश्चिम वाला हिस्सा साम्राज्य का सबसे अधिक आबाद और उपजाऊ क्षेत्र था। पश्चिमोत्तर भारत में मगध की तरह कोई भी शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे और ये क्षेत्र समृद्ध भी था। नेक्स्ट, भारत और ईरान के मध्य संपर्क के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ, स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा, व्यापार संबंधों की स्थापना हुई। बताइए कौन कौन से सत्य हैं? तीनों ही सत्य हैं। ईरानी लिपिकार भारत में लेखन का एक खास रूप लेकर के आए थे जो कि खरोष्ठी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ये लिपि अरबी की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। अशोककालीन स्मारक विशेष करके घंटा के आकार के गुंबज कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिलते हैं
जिनसे ईरान के साथ में व्यापार होने के संकेत मिलते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, उस समय भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, और दूसरा, उसके पास प्रशिक्षित सैन्य बल था। बताइए, दोनों में से दोनों सही है या फिर इसमें से कोई एक? दोनों ही सही है। भारत में उस समय कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। पश्चिम उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य थे जो कि आपस में लड़ते रहते थे। उसके पास श्रेष्ठ सेना थे, इसलिए वो हर युद्ध में विजय प्राप्त हो गया था, विजय प्राप्त करता गया। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में ये जो कथन है उस पर विचार करिए। पहला कथन है आक्रमण से संबंधित सिकंदर के, कि भारत में उसका सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक से आरंभ हुआ था। बताइए, हुआ था क्या? तो आप कहेंगे कि हाँ हुआ था। उसका भारत में पहला सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था। सबसे पहला शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था, बिल्कुल सही है। उसके द्वारा भारत पर आक्रमण के समय मगध पर मौर्य वंश का शासन था। नहीं, ये वाला गलत है। केवल पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत पर आक्रमण के क्रम में उसका पहला सामना तक्षशिला के शासक आम्भी से हुआ था, लेकिन झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस के साथ हुआ था। पोरस ने किया था, और पोरस की बहादुरी और साहस से बड़ा ही प्रभावित हुआ था, इसलिए उसने राज्य वापस कर उसका राज्य जो था वो वापस कर दिया था और उसे अपना सहयोगी बना लिया। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के मध्य था। सिकंदर का भारत अभियान 19 महीने का रहा था। पहला और दूसरा सही। तीसरा गलत है कि उसके आक्रमण के समय मगध पर नंद वंश का शासन था, मौर्य का नहीं। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सिकंदर से जाकर के मिला था। तो उस समय नंद वंश का राजा के कौन था? घनानंद का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम के संदर्भ में ये जो कथन है उस पर विचार करिए। पहला, उसके भारत सिकंदर के आक्रमण के जो परिणाम हुए थे, उसके भारत अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्ग और जल मार्ग खुले थे। उसने झेलम के तट पर बुकेफाल नगर बसाया था। उसने निर्याकस को सिंधु नदी के मुहाने से फरात नही के मुहाने तक स्थल मार्ग खोजने को भेजा था। बताइए, इनमें से कौन कौन सा सही है? तीसरा वाला गलत है कि उसने निर्याकस को सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक स्थल मार्ग को भेजा था। बाकी पहला और दूसरा दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। इसके आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के बीच में विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जलमार्गों के द्वार खुले थे। इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ था और व्यापार की तत्कालीन सुविधा बढ़ी थी। उसने झेलम के तट पर बुकेफाल नगर और सिंध में सिकंदरिया नगर बसाया था, जो कि उपनिवेशों में सबसे महत्वपूर्ण थे। अब तीसरा वाला असत्य है। उसने अपने मित्र निर्याकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने और बंदरगाहों को ढूंढने के लिए भेजा था। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। 13वां चैप्टर है बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज। बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज। क्वेश्चन है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में बताइए, इन दोनों ये जो 3 कथन है उसमें से कौन कौन से सही है। यह उत्तरी काला पॉलिशदार विद्ध भांड का आरंभ काल है। ये भारत का द्वितीय नगरीकरण काल कहलाता है। इस काल में पकी ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग देखने को मिलता है। बताइए, कौन कौन सा सही है? तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सत्य है। पुरातत्व के अनुसार 6ठी सदी ईसा पूर्व उत्तरी काला पॉलिशदार विद्भांड आरंभ का अवस्था का आरंभ काल है। इसकी बनावट उत्कृष्ट कोटि की थी और ये बहुत चिकना और चमकीला होता था। इस समय में भी गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई थी। ये भारत का द्वितीय नगरीकरण का काल कहलाता है। ईसा पूर्व तीसरी सदी में पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में बताइए, ये जो 3 कथन है, इस काल में वाणिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था। वाराणसी मुख्य व्यापारी केंद्र था। इस काल में धातु के सिक्के का प्रचलन आरंभ हो गया था। कौन कौन सा सही? तीनों ही सत्य है। इस काल में शिल्पियों और वाणिक दोनों अपने अपने प्रमुखों के नेतृत्व में श्रेणियां बनाकर के संगठित हुए थे। इस काल की 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन विशेष रूप से उल्लेख केवल लुहारों, बढ़इयों, चर्मकारों और रंगकारों की श्रेणियों का हुआ है। वाराणसी इस काल का महान व्यापक केंद्र था। व्यापार मार्ग श्रावस्ती से पूर्व दक्षिण की ओर निकल करके कपिलवस्तु और कुशीनगर होते हुए वाराणसी तक गया था। इस काल में सबसे पहले धातु के सिक्कों का चलन आरंभ हुआ था। आरंभ में मुख्यतः ये सिक्के चांदी के होते थे, वैसे तो कुछ तांबे के भी सिक्के मिले हैं। ये आहत मुद्रा यानी पंच मार्क्ड कहलाते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में जो कथन है इसमें से कौन सा असत्य है? बताइए, पॉज करिए और चारों कथन पढ़िए। किसान अपनी उपज का 6ठा भाग कर के रूप में चुकाते थे। पाली ग्रंथों में गांव 3 प्रकार के बताए गए हैं। भोजक गांव का मुखिया कहलाता था। शतमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन सा सत्य है?
शतमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये गलत है। बाकी ये तीनों ही सही है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। वैदिक ग्रंथों में आए शतमान और निष्क जो कि वस्तुतः एक अलंकरण थे, मुद्रा के नाम से माने जाते हैं, तो इसीलिए डी वाला गलत है। बाकी सारे सही हैं। पाली ग्रंथों में गांव के तीन प्रकार बताए गए हैं। पहले प्रकार में सामान्य गांव है जिनमें की विविध वर्णों और जातियों का निवास रहता था। ऐसे गांवों की संख्या सबसे अधिक है। दूसरे प्रकार के उपनगरीय गांव थे जिन्हें कि शिल्पी ग्राम कहते थे, ये गांवों को नगरों से जोड़ते थे। तीसरे प्रकार में सीमांत ग्राम आते थे जो कि जंगल से संलग्न देहातों की सीमा पर बसे थे। भोजक पहले प्रकार के गांव का मुखिया कहलाता था। किसान अपनी उपज का छठा भाग कर या फिर राजांश के रूप में देते थे। कर की वसूली सीधे राजा के कर्मचारी करते थे। छठी सदी ईसा पूर्व में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताइए कि कौन कौन सा सही है। पहला कथन है, महापात्र इस काल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। दूसरा, शुल्काध्यक्ष इस काल में कर वसूल करते थे। तीसरा, बाली साधक चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। कौन कौन सा सही है इसमें से? केवल पहला वाला सही है कि महापात्र इस काल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बाकी ये दोनों ही गलत है। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी कहलाते थे। वे कई तरह के कार्य करते थे जैसे कि मंत्री, सेना नायक, न्यायाधीश आदि। शौलिक या फिर शुल्काध्यक्ष चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी होता था। वह व्यापारियों से उनके माल पर चुंगी वसूल करता था। तीसरा भी गलत है। वली साधक बलि साधक वे अधिकारी होता था जो कि किसानों से फसल का अनिवार्य रूप से देय हिस्सा वसूलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व छठी सदी में विधि व्यवस्था के संदर्भ में ये जो दो कथन है इसमें से कौन कौन से सही है? पहला है, भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इस काल में हुआ। दूसरा है, वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि निर्धारित हुई थी। कौन कौन सा सत्य है? दोनों ही सत्य है। भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ था। पहले कबायली कानून चलते थे जिसमें कि वर्ण भेद का कोई भी स्थान नहीं था। धर्म सूत्रों में हर वर्ण के लिए अपने अपने कर्तव्य तय कर दिए गए और वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि यानी सिविल लॉ और दंड विधि यानी क्रिमिनल लॉ तय करी गई थी। अगला प्रश्न है कि बुद्धकालीन गणतंत्रीय एवं राजतंत्रीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से सही सही कौन कौन सा है। गणतंत्रों में प्रजा से राजस्व पाने का हकदार प्रत्येक गण का था, जबकि राजतंत्रों में एकमात्र राजा इसका हकदार था। दूसरा है, ब्राह्मणों ने अपने धर्मशास्त्रों में आरंभिक गणराज्यों को कोई भी मान्यता प्रदान नहीं की थी। और तीसरा है, गणतंत्रों के विपरीत राजतंत्रों का संचालन अल्पतांत्रिक सभाएं करती थी। बताइए कौन कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां चैप्टर है मौर्य युग। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में किया गया है? प्रथम लघु शिलालेख में किया गया है। अशोक के नाम का उल्लेख केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में किया गया है जो कि कर्नाटक के 3 स्थानों मास्की, नुट्टूर और उदयगोलम और मध्य प्रदेश के गुर्जरा से मिला है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताइए कि कौन कौन सा सही है। पहला कथन है कि किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे। दूसरा है, इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था। और तीसरा है, मौर्यों का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर के तमिलनाडु सहित सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। बताइए कौन कौन से सही है इसमें? केवल दूसरा वाला सत्य है, बाकी दोनों ही असत्य है, केवल दूसरा सही है। बाकी दोनों क्यों गलत है? पहला तो इसलिए गलत है कि किसान अपनी उपज का चौथे हिस्से से लेकर के छठे हिस्से तक कर के रूप में देते थे। दूसरा वाला सही है। तीसरा भी गलत है, मौर्यों का शासन भारत में केवल तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के भाग को छोड़ करके पूरे मतलब समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में ये जो कथन दिए हुए हैं उस पर विचार करिए। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में पहला है कि अशोक के अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था। अशोक अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था। दूसरा है कि इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। और तीसरा है कि ये अभिलेख सिर्फ ब्राह्मी लिपि में है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें से सत्य कौन सा है? तो सिर्फ ब्राह्मी लिपि में नहीं है, खरोष्टी में भी है। तो पहला और दूसरा सही है। अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने ये अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। इन अभिलेखों में राजा के आदेश सूचित किए गए हैं। अशोक के अभिलेखों के पास को 5 श्रेणियों में बांटा गया है: दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। उल्लेखनीय है कि प्रथम लघु शिलालेख को छोड़ करके अन्य सभी अभिलेखों में अशोक के नाम के स्थान पर केवल देवनापिय प्रियदर्शी यानी देवों का प्यारा उसकी उपाधि के रूप में मिलता है।
और अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि अरामाइक और यूनानी दोनों है, जबकि भारत में ये ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन पश्चिमोत्तर भाग में खरोष्ठी और अरामाइक लिपियों में है। ठीक है, सिर्फ ब्राह्मी लिपि में नहीं है। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में ये जो 4 कथन दिया गया है उसमें बताइए कि कौन सा गलत कथन है। अशोक के राजा बनने के बाद केवल कलिंग का युद्ध, अशोक जो था वो राजा बनने के बाद केवल कलिंग का युद्ध किया था। और आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये सत्य है कि असत्य है, तो आप कहेंगे ये तो सत्य है। दूसरा, इस युद्ध के संदर्भ में ही अशोक के अभिलेख में शत सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया, ये भी सत्य है, दोनों सत्य है। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद किया गया था, ये भी सही है। तो ये सारे सही है, तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला गलत होगा। इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में किया गया, ये गलत है, ये गलत है, बाकी सारे ही सही है। क्यों गलत है? क्योंकि कलिंग का युद्ध का वर्णन 13वें ना कि 11वें 13वें मुख्य शिलालेख में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बाकी इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और आप इससे भली बात ही परिचित है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ उसको। अगला क्वेश्चन है, अशोक की धम्म नीति के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार करिए। धम्म नीति के संदर्भ में उसने हर हालत में शांति की नीति ग्रहण की और अपनी सेना का विघटन कर दिया। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्राएं की। उसने बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति का आयोजन करवाया। बताइए इसमें से कौन कौन सा सही है? पहला वाला गलत है, बाकी दूसरा तीसरा सही है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद नितांत शांति की नीति नहीं अपनाई थी, प्रत्युत वो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने की व्यवहारिक नीति पर चला था। उसने विजय के बाद कलिंग को अपने कब्जे में रखा और अपनी सेना का विघटन नहीं किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बौद्ध धर्म स्थानों की यात्राएं की थी। उसकी इस यात्रा के लिए धम्म यात्रा शब्द का उल्लेख मिलता है। अशोक ने बौद्धों को तीसरे सम्मेलन का आयोजन करवाया था। उल्लेखनीय कि तीसरा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुआ था। अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में विचार करिए, बताइए दोनों सही है। धम्म महापात्र को अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था। समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए राजूक की नियुक्ति की गई थी। बताइए कौन कौन सा सत्य है? दोनों ही गलत है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। अशोक ने धम्म मात्र की नियुक्ति समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए किया था और राजू को अधिकारी को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार दिया था, तो उल्टा दिया गया है इसमें, दोनों ही गलत है। अशोक के द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों के संदर्भ में विचार करिए। ये 3 कथन जो दिए हैं उसमें पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई गई, सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों को बंद करवा दिया गया, राज्य ने अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। बताइए कौन कौन सा सत्य है? दूसरा वाला गलत है कि सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों को बंद करवा दिया गया, बाकी पहला और तीसरा सही है। अशोक जो था वो कर्म कांडों का विरोधी था, विशेष करके स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों का विरोधी था। उसने कई तरह के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी थी, तो पहला वाला सही है। उसने सभी सामाजिक उत्सवों पर रोक नहीं लगाई, बल्कि ऐसे तड़क भड़क वाले सामाजिक समारोह पर रोक लगा दी जिनमें लोग रंगरलियां मनाते थे, जो कि सामाजिक कुरीतियों के प्रतीक थे। अशोक ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। उसने एक धर्म, एक भाषा और प्राय एक लिपि के सूत्र में सारे देश को बांध दिया था। उसने सहनशील धार्मिक नीति चलाई थी। उसने प्रजा पर बौद्ध धर्म लादने की चेष्टा नहीं की, प्रत्युत उसने हर संप्रदाय के लिए दान दिए। उसके पास पर्याप्त साधन संपदा होने के बाद भी कलिंग विजय के बाद और कोई भी युद्ध नहीं किया। इस अर्थ में वो अपने समय और अपनी पीढ़ी से बहुत आगे था। अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? अशोक से पहले किसने अपनाया था? अखनातून ने। अखनातून ने ईसा पूर्व 14वीं सदी में मिस्र के शासक अखनातून ने शांतिवादी नीति को अपनाया था। 15वां चैप्टर है मौर्य शासन का महत्व। और आपको बता दिया जाए कि क्लास 11 की एनसीईआरटी में आपको प्राचीन और मध्यकालीन दोनों ही है, तो ये भी प्राचीन चल रहा है। मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा था। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। पढ़ 3/4 तोले का सोने का सिक्का होता था, मतलब 3/4 तोले का सोने के सिक्का को पढ़ने कहा जाता था। तो बताइए कौन कौन सा सत्य है? पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक यानी सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा था। अशोक ने धर्म का प्रवर्तन किया और उसके मूल तत्वों को सारे देश में समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो पहला सही है। दूसरा भी सही है कि मौर्य शासन काल में शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। तीसरा गलत है। 3/4
पौने 3/4 तौले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। ये मुद्रा का प्रकार था। मौर्य काल में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में ये जो कथन दिया गया है उस पर विचार करिए। मौर्य काल में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में समाहर्ता राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था। दूसरा संविधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दोनों ही गलत है, ना पहला सही है ना ही दूसरा सही है। समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। संविधाता राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक होता था। उल्लेखनीय है कि राज्य में समाहर्ता के कर निर्धारण के चलते लाभ हानि होती थी, इसलिए उसे अधिक महत्व दिया जाता था। मौर्य काल में कृषकों के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कौन कौन सा सही है। राज्य जमीन को मापने का कार्य करता था। दास उत्पादन कार्यों में लगे हुए थे। राज्य कृषकों के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। इस समय पहली बार सुगठित कर निर्धारण प्रणाली का विकास किया गया था। कर निर्धारण प्रणाली का बताइए कौन कौन सा सत्य है। ये चारों ही पूर्णतः सत्य है, चारों ही सत्य है। चलिए, मौर्य शासकों के द्वारा एक मजबूत केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ था। दूसरा, पाटलिपुत्र से जलमार्ग के द्वारा राज्य कर्मचारी चारों ओर आ जा सकते थे। और तीसरा है कि पूरे साम्राज्य में सुगठित सड़क मार्ग का विकास किया गया था। बताइए कौन कौन सा इसमें से सत्य है। तीनों ही पूर्णतः सत्य है। केंद्रीय नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ था और यहीं से जल मार्ग के द्वारा कर्मचारी चारों ओर से आ जा सकते थे। पूरे साम्राज्य में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। इस सुगठित सड़क मार्ग पाटलि प्रणाली में पाटलिपुत्र से एक राजमार्ग वैशाली और चंपारण होते हुए नेपाल तक जाता था। तो उल्लेखनीय है कि मेगस्थनेज ने एक सड़क की चर्चा की थी जो कि पश्चिम उत्तर भारत को पटना से जोड़ती थी। मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में विचार करिए और बताइए किसमें से कौन सा औसत्य है। बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य आरंभ हुआ। पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काट करके गुफाएं बनाई। इस काल में पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीकी ज्ञान का उदाहरण है। बताइए कौन कौन सा इसमें से सत्य है और कौन सा असत्य है। असत्य ही पूछ रहे थे, केवल बी वाला असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए गए थे, ये गलत है। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे और यहीं से उत्तरी और दक्षिण भारत में पहुंचाए जाते थे। गंगा के मैदान में नई भौतिक संस्कृति के विकास के संदर्भ में बताइए कौन कौन सा सत्य है। लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्राओं की उपलब्धता, लेखन कला का प्रयोग, तीनों सत्य है। गंगा के मैदान की इस नई भौतिक संस्कृति के आधार की थी लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्राओं की बहुतायत, लेखन कला का प्रयोग, उत्तरी काला पॉलिशदार विद्वान नाम से प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तनों की भरमार, पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रश्न और सबसे ऊपर पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय था। अब बताइए कि इनमें से कौन सा अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट है बृहदत्त। बृहदत्त बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र सुंग के द्वारा की गई थी और शुंग वंश की नींव डाली गई। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में बताइए, विचार करिए। अशोक की धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। मौर्य शासन में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। प्रांतों में दमनकारी शासन था। बताइए इसमें से कौन कौन सा सत्य है। तीनों ही पूर्णतः सत्य है। अशोक की धार्मिक नीति ब्राह्मणों के विरुद्ध थी। उसने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया और कर्मकांडी अनुष्ठानों पर रोक लगाई थी। इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों की आय में कमी आई और ब्राह्मणों में उसके प्रति विद्वेष की भावना जागी। मौर्य साम्राज्य के खंडहर पर खड़े हुए नए राज्यों के शासक ब्राह्मण हुए थे। सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले भारी खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोष ही खाली हो गया था। अंतिम अवस्था में उसने अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्यों को सोने की देव प्रतिमाएं तक गलानी पड़ी थी। साम्राज्य के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण था प्रांतों में दमनकारी शासन। अशोक के कलिंग अभिलेख में बताया गया है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वो बड़ा चिंतित था। मौर्य काल के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों का स्थानांतरण होता था। इस काल में आहत रजत मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। सातवाहन ने मौर्य शासन प्रणाली का अनुकरण किया। बताइए इनमें से कौन सा असत्य है। इस काल में आहत रजत मुद्राओं का प्रचलन नहीं था, ये गलत है।
मौर्य शासन में मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाले आहत रजत मुद्राएं मान्य थी। ये मुद्राएं कर की वसूली और अधिकारियों के वेतन भुगतान में सुविधाप्रद हुई होगी और अपने शुद्ध समरूपता के कारण व्यापक क्षेत्र में बाजार की लेन देन में सुविधा के साथ चलती रही थी। चीन की दीवार के संदर्भ में ये जो कथन है उस पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा इसमें से सही है। पहला दिया है कि चीन के राजा शी हुआ तीन ने यूनानियों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या ये सही है, तो आप कहेंगे नहीं ये तो गलत है। चलिए फिर अगला कथन देख लीजिए। यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्टीरिया नामक राज्य स्थापित किया था, ये सही। दूसरा वाला सही है। चीन की दीवार का निर्माण राजा शी हुआंगती ने लगभग 220 ईसा पूर्व में शिथियन शकों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए करवाया था। तो पहला इसलिए गलत है। अब बताइए कि किसने प्राचीन भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था यूनानियों ने। 16वां चैप्टर है मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम। मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम। क्वेश्चन है कि मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि सत्य कौन है। इस काल में शुंग और सातवाहन शासक सत्ता में आए। भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। मध्य एशिया से आए शासकों में सबसे पहले कुषाण शासकों ने राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए थे। बताइए कौन कौन सा इसमें से सत्य है। सत्य इनमें से तीसरा वाला नहीं है, बाकी दोनों ही है। तीसरा वाला असत्य है। क्यों असत्य है। मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई शासकों में कुषाण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे, लेकिन मध्य एशिया से आए शासकों में हिंद यूनानियों ने भारत में पहली बार राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है मध्य एशिया के शासकों के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारणों के संदर्भ में बताइए कि कौन सा सत्य है। चीन की महादीवार का बनना, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित साम्राज्य का निर्बल हो जाना, अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी। बताइए कौन सा सत्य है इसमें से। तीनों तीनों सही है। भारत पर एशियाई आक्रमण के संदर्भ में ये जो कालानुक्रम है इसमें से बताइए कि कौन सा सही है। एशियाई आक्रमण, मध्य एशियाई आक्रमण जो हुआ था, कौन सा सही है इसमें से। यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। भारत और मध्य एशियाई आक्रमणकारियों का सही कालानुक्रम यही है। हिंदू यूनानियों या फिर बैक्टीरियाई यूनानियों ने ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में पश्चिमोत्तर भारत में विशाल क्षेत्र पर अधिकार किया था। यूनानियों के बाद शक आए, इनकी 5 शाखाएं थी। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई पल्लव लोगों का आधिपत्य हुआ था। भारत में यूनानी आधिपत्य के संदर्भ में ये जो कथन दिए हैं इसमें से बताइए कि कौन सा असत्य है। पहला है कथन कि सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांदर था और उसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। दूसरा है उसकी राजधानी शाकल थी। तीसरा है यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। और चौथा है यूनानी सिक्कों पर राजा का नाम होता था। बताइए कौन सा गलत है। पहला वाला गलत है। पहला गलत है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक जो था वो मिनांदर था और उसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। बाकी सारे ही सत्य हैं। हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार किया था। सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक था मिनांदर। उसे मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो इसलिए पहला वाला गलत है, बाकी सारे सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही था कि उसकी राजधानी शाकल थी पंजाब में, जो कि आधुनिक सियालकोट है। भारत के इतिहास में हिंद यूनानी शासन का महत्व इसलिए है, भारत के इतिहास में हिंद यूनानी शासन का महत्व इसलिए है कि यूनानी शासकों ने भारी संख्या में सिक्के जारी किए। सबसे पहले भारत में हिंद यूनानी शासकों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए थे। तो चारों ही तीनों सही है, बाकी पहला वाला गलत था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन है आपके पास पहला कि मिलिंद पंथों में मिनांदर और नागसेन की बौद्ध धर्म पर प्रश्नोत्तर का संकलन है। दूसरा हेलेनिस्टिक कला का संबंध ईरानियों से है। बताइए दोनों में कौन कौन सा सही है। मिलिंद पंथों में मिनांदर और नागसेन के बौद्ध धर्म पर प्रश्नोत्तर का संकलन है, पहला सही है, जबकि दूसरा गलत है। मिलिंद के प्रश्नों में यूनानी शासक मिनांदर के द्वारा नागसेन से बौद्ध धर्म पर पूछे गए प्रश्नों व नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तरोत्तर का एक पुस्तक के रूप में संकलन है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला का प्रचलन आरंभ किया था, जिसे कि हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। ये कला विशुद्ध यूनानी नहीं थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद विजित गैर यूनानियों के साथ में यूनानियों के संपर्क से इसका उदय हुआ था। भारत में गांधार कला का उत्तम उदाहरण है।
इसका भारत में शक आधिपत्य के संदर्भ में ये जो कथन है उस पर विचार करिए। शक आधिपत्य, पहला कथन है कि शकों के द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा, सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। और तीसरा, भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया था। कौन कौन से सही है इसमें से? पहला वाला गलत है कि शकों के द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी थी जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। बाकी ये दोनों ही सही है। पहला गलत है। शाखों के द्वारा स्थापित 5 शाखाएं भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में था। इसकी दूसरी शाखा पंजाब में बसी थी जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, मथुरा में नहीं। मथुरा में तीसरी शाखा थी जहां पे उन्होंने 2 सदियों तक राज्य किया था। बाकी सारे सही हैं। सर्वाधिक शख्स शासक रुद्रदामन प्रथम था। उसका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा ही प्रेमी था। उसने सबसे विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जो लंबे अभिलेख देश में पाए गए थे सभी प्राकृत भाषा में रचित है। निम्नलिखित के शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र की मशहूर झील सुदर्शन का जीर्णोद्धार किया था। उल्लेखनीय है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। सम्राट अशोक ने महामात्य तुषासपुर में झील का पुनर्निर्माण करवा करके इसको मजबूती प्रदान की थी। शक और विक्रम संवत के संदर्भ में ये जो कथन है इसमें बताइए कि कौन सा सत्य है। पहला है कि विक्रम संवत उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने 78 ईस्वी में शकों पर अपनी विजय के बाद आरंभ किया था। ये गलत है। शक संवत कनिष्क ने 57 ईसा पूर्व में चलवाया था। ये भी गलत है। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा शक संवत प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। 57-58 ईस्वी में उज्जैन के शासक ने जो अपने आप को विक्रमादित्य कहता था, शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत आरंभ किया था। पहला गलत है। दूसरा भी गलत है। शक संवत कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया था। और बाकी तीसरा सही है। अब बताइए कि पल्लव शासकों के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन गलत है। चारों कथन पढ़िए। पल्लव शासकों ने दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। दूसरा, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गुंदो फर्नीस था। तीसरा, इनका मूल निवास स्थान ईरान था। चौथा, इनके काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था। कौन सा इसमें से असत्य है? पहला वाला गलत है, बाकी चारों ही सही है। पल्लव यूनानी और शकों के विपरीत ईसा की पहली सदी में पश्चिमोत्तर भारत के छोटे से भाग पर ही अधिकार कर सका था, इसीलिए गलत है। जबकि आपसे प्रश्न में कहा गया था कि पल्लव शासकों ने दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, तो ऐसा नहीं है, एक छोटे से भाग पर किया था। बाकी सारे सही है कि सबसे प्रसिद्ध पल्लव शासक गुंदोफर्निस था। पल्लव लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। उनके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आया था। आगे बढ़ते हैं। कुषाण शासकों ने भारत में आधिपत्य स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुषाण शासकों के भारत में आधिपत्य के संदर्भ में पहला है कि उनका साम्राज्य अमुदरिया से गंगा तक और मध्य एशिया के खुरासान से वाराणसी तक फैला हुआ था। कैटफाइसिस प्रथम ने स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। इनकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है? दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। दूसरा गलत है। कैटफाइसिस द्वितीय ने बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। ठीक है, बाकी सारे सही है। कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में जो कथन है दोनों पर विचार करिए और बताइए किसमें से सत्य कौन सा है। वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था और हीनयान संप्रदाय को मानता था, नहीं महायान संप्रदाय को मानता था। पहला गलत है। उसने कश्मीर में बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था। ये सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था, ठीक है, कुषाण। उसने बड़ी उदारता से बौद्ध धर्म का संपोषण संरक्षण किया था, लेकिन वो महायान संप्रदाय को मानता था। उसने कश्मीर में बौद्धों का सम्मेलन आयोजित करवाया जिसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया था। अब बताइए कि इनमें से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? तो आप सभी को फटाक से आंसर मालूम हो गया होगा कि कुषाण ने करवाया था। कुषाण शासकों में कैटफाइसिस प्रथम ने हिंदू कुश के दक्षिण में रोमन सिक्कों की नकल करके बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के ढलवाए थे। तो उल्लेखनीय है कि कुषाण शासकों ने स्वर्ण और तांबा दोनों ही प्रकार के सिक्के को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था।
अगला प्रश्न है कि मध्य एशिया के संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, जो मध्य एशिया से संपर्क आने के बाद जो भारत पर प्रभाव पड़ा था उसके संदर्भ में इसमें से कौन सा गलत है। पहला है कि ईंटों के द्वारा कुओं के निर्माण की शुरुआत, दूसरा व्यापक रूप से भवनों के निर्माण की शुरुआत, तीसरा मध्य एशिया लिपि लिखित भाषा और सुव्यवस्थित धर्म का भारत में प्रचार प्रसार, और चौथा है लगाम और जीन के प्रयोग की शुरुआत। तो यहाँ पे आपसे असत्य पूछा जा रहा है, तो असत्य है ये तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला गलत है, बाकी सारे ही सही है। मध्य एशियाई लोगों के पास अपनी लिपि लिखित भाषा और कोई भी सुव्यवस्थित धर्म नहीं था, इसलिए उन्होंने संस्कृत के इन उपादानों को भारत से लिया था। वे भारतीय इतिहास के अभिन्न अंग बन गए थे। बाकी सारे सही है कि इस काल की एक विशेषता ईंटों के कुओं का निर्माण है। इस काल में व्यापक पैमाने पर भवन निर्माण के कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई और इसके बर्तन भी असाधारण प्रकार के फुहारे और टोटियों वाले थे। इनके पास बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वारोही सेना थी। उन्होंने अश्वारोहण की परंपरा चलाई थी। उन्होंने लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया था। वे रस्सी का बना एक प्रकार का अंगूठा रकाब भी लगाते थे, जिससे उन्हें घुड़सवारी की सुविधा मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा मध्य एशियाई संपर्क तथा व्यापार के संदर्भ में ये जो कथन है दोनों उस पर विचार करिए और बताइए कि सत्य कौन सा है इसमें। भारत को मध्य एशियाई के अलताई पहाड़ों से बड़े पैमाने पर स्वर्ण प्राप्त हुआ था। दूसरा है शकों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया, जो कि चीन से चल करके अफगानिस्तान से गुजरते हुए ईरान जाता था। तो ये बिल्कुल अपोजिट दे दिया है। इसमें सिर्फ पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। मध्य एशिया और भारत के बीच घने संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से भारी मात्रा में सेना प्राप्त हुआ था। इसके अलावा रोमन साम्राज्य के साथ में व्यापार के द्वारा भी सेना प्राप्त होता था। कुषाण ने रेशम के प्रख्यात मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था, जो कि चीन से चल करके कुषाण साम्राज्य में शामिल मध्य एशिया और अफगानिस्तान से गुजरते हुए ईरान जाता था और पूर्वी भूमध्य सागरीय अंचल से रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिम एशिया तक जाता था। दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। भारत को मध्य एशिया से अल्ताई पहाड़ों से बड़े पैमाने पर स्वर्ण प्राप्त होता है, ये सही है। अगला प्रश्न है कि मध्य एशियाई विजेताओं की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में ये जो कथन है इसे विचार करिए और बताइए कि इसमें से सत्य कौन सा है। एक प्रकार की सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तो बताइए क्या ये सत्य है। तो आप कहेंगे हाँ ये सही है। दूसरा है कि कुषाण राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि ईरानियों से लिया था, ये गलत है। एक ही समय दो आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन होता था, ये सही। पहला तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है चलिए हम इसे समझते हैं। इन विजेताओं ने अनगिनत छोटे छोटे राजाओं को समाप्त कर एक तरह की सामंतवादी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। शक और कुषाण राजा देवता के अवतार माने जाते थे। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। ये उपाधि उन्होंने चीनियों से लिया हुआ था, जो कि अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। इस काल में कुछ अनोखी प्रथाएं भी शुरू हुई, जैसे कि एक ही समय दो आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन, जिसमें कि पिता और पुत्र दोनों को एक ही समय राज्य पर संयुक्त रूप से शासन करने थे। अगला प्रश्न है मध्य एशियाई संपर्क के धार्मिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार करिए और बताइए कि इनमें से सत्य कौन सा है। बहुत से विदेशी शासकों ने भारत आकर के शैव, वैष्णव और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का उदय हुआ। बौद्ध साहित्य के तीनों पिटकों की व्याख्या पूरी की गई। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रश्न शुरू हुआ। बताइए मध्य एशियाई संपर्क से धार्मिक विकास कैसे, मतलब किस तरीके से इसके संपर्क में आने से क्या क्या हुआ। तो इसमें से आपकी चारों ही चीजें बिल्कुल सही है। चारों ही कथन पूर्णतः सत्य है कि मध्य एशियाई शासकों ने भारत आकर के भारतीय धर्मों को अपना लिया था। कुछ शासकों ने वैष्णव धर्म अपना लिया। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश स्थित विदिशा में ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य वासुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ खड़ा किया और यूनानी शासक मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कुषाण शासक शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे। कई कुषाण शासक वैष्णव भी हो गए थे। दूसरा भी कथन सही है कि बौद्ध धर्म के नियमों में उदारता आने के फलस्वरूप महायान संप्रदाय का उदय हुआ। कुषाण शासक कनिष्क महायान का संरक्षक था। तीसरा भी सही है, कनिष्क ने कश्मीर में चौथे बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था, जिसमें कि बौद्ध साहित्य के तीनों पिटकों की पूरी तरह से व्याख्या की गई थी। कनिष्क ने इस ग्रंथ को लाल ताम्र पत्रों पर खुदवाया और उसे प्रस्तर पात्र में रख करके उसके ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया था। और चौथा भी सही है कि ईस्वी सन के आरंभ में बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुओं प्रतीकों की पूजा की जाती थी। अब उनका स्थान बुद्ध की प्रतिमा ने ले लिया और उनकी मूर्ति पूजा होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण शासक में, ये जो कुषाण शासक है इनमें से कौन से स्थान बौद्ध के महान केंद्र थे। कुषाण शासक में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध काल के महान केंद्र थे। बताइए। महान केंद्र थे नागार्जुन कोंड, अमरावती, ये दोनों ही थे, नागार्जुन कोंड और अमरावती। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड और अमरावती बौद्ध कला के
महान केंद्र बन गए थे, जहां पे बुद्ध के जीवन की कथाएं अनगिनत पट्टों पर चित्रित की गई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन पट्टचित्र इनमें से कौन से स्थान से पाए गए थे? गया से, भरहुत से, सांची से या फिर वैशाली से? इन तीनों ही, गया से भी, सांची से भी और भरहुत से, बौद्ध धर्म से ये जो है सर्वाधिक प्राचीन पट्टचित्र यहाँ से पाए गए। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पट्टचित्र गया, सांची और भरहुत में पाए गए, जो कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के हैं। नेक्स्ट है, मध्य एशिया से संपर्क से कला और साहित्य के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि इन कथनों में से, चारों कथनों में से कौन कौन से सत्य हैं। इस काल में गंधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं केवल मथुरा शैली में ही बनाई जाती थी। अश्वघोष ने सौंदर्यनंद नामक काव्य की रचना संस्कृत भाषा में किया था। यवनिका का आरंभ यूनानियों ने किया था। ये चारों ऑप्शन को देखने के बाद आप बताइए कि इनमें से कौन कौन से सही है। ये सही है, ये सही है और ये सही। ये गलत है कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं केवल मथुरा शैलों में ही बनाई जाती थी, ये गलत है, बाकी सारे सत्य हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गांधार और मथुरा शैली दोनों में बनाई जाती थी। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोमन की मिश्रित शैली में बनाई गई। बुद्ध के बाल यूनानी रोमन शैली में बनाए गए। मथुरा मूलतः देशी कला का केंद्र था, लेकिन गांधार शैली का प्रभाव मथुरा में भी पहुंचा था और मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी। उनकी प्रतिमाएं मथुरा और गांधार दोनों शैलियों में बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है कि कुषाण काल के साहित्यिक ग्रंथों के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि कौन कौन से इसमें से सत्य है। पहला, दिव्यावदान में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था। चरक संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है। बताइए कौन कौन सा इनमें से सत्य है। तीसरा गलत है कि चरक संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया, बाकी दोनों ही सही है। भारतीय चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता में वनस्पतियों से निर्मित औषधियों का वर्णन किया गया है, जबकि सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा ग्रंथ है, इसमें शल्य विधि का वर्णन किया गया है। भारत पर यूनानी प्रभाव के संदर्भ में ये जो कथन है, इसे विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सत्य है। यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र में खूब प्रगति हुई। यूनानियों ने सेना के लिए सेनानी शासन, मिलिट्री गवर्नरशिप की पद्धति शुरू की थी। स्ट्रेटोगोस सेना में नियुक्त सेनानी को कहते हैं। बताइए कौन कौन से इनमें से सत्य है। तीनों ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। मध्य एशिया से आए विदेशी शासकों ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण संपोषण किया। संस्कृत काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन के द्वारा निर्मित काठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख है, जिसका समय लगभग 150 ईस्वी है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गई है। मध्य एशियाई संपर्क से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में ये जो कथन है, इस पर विचार करिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में भारत ने यूनानियों से चमड़े की जूते बनाने की कला ग्रहण की। इस काल में शीशे के कार्यों में विशेष रूप से उन्नति हुई। कुषाण शासकों ने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलवाई थी। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है। तीनों ही सही है। ठीक है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीयों को मध्य एशियाई लोगों के संपर्क से लाभ हुआ था। भारत में इस काल में चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन शुरू हुआ। शीशे के काम पर विशेष रूप से मध्य एशियाई लोगों का प्रभाव पड़ा था। इस काल शीशे के काम से बड़े पैमाने पर प्रगति हुई थी। आरंभिक कुषाणों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उनकी स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। अगला चैप्टर है 17वां चैप्टर, सातवाहन युग। सातवाहन युग से संबंधित प्रश्न आएंगे। क्लास 11 का प्राचीन भारत का 17वां चैप्टर। सातवाहन राज्य के संदर्भ में जो कथन है, इसे विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन से सत्य हैं। इन लोगों ने कण्वों को पराजित करके मध्य भारत में सत्ता स्थापित की। इनका राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित हुआ। इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कण्व थे। बताइए कौन कौन सा इसमें से सत्य है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। सातवाहन शासकों ने कण्वों को पराजित करके मध्य भारत और दक्कन में सत्ता स्थापित किया था। आरंभिक सातवाहन शासकों का राज्य उत्तरी महाराष्ट्र में था, जहां पे उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। उन्होंने अपनी सत्ता ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित किया। सातवाहन राज्य का विस्तार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में था। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शक थे। शकों का राज्य दक्कन और पश्चिमी भारत में स्थापित हुआ था, तो इसीलिए तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट, सातवाहन राज्यों के उदय में सहायक परिस्थितियों के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि कौन कौन सी परिस्थितियां इससे संबंधित है। लोहे के फाल का प्रयोग,
धान रोपण विधि, नगरीकरण या फिर लेखन कला। सातवाहन राज्य के उदय में कौन सी सहायक परिस्थितियां थी? ये चारों ही परिस्थितियां, लोहे के फाल का प्रयोग, लेखन कला, धान रोपण विधि, नगरीकरण, ये सारी ही परिस्थितियां संबंधित है। सातवाहन राज्य का उदय ऊपरी गोदावरी घाटी में हुआ था। वहां पर लोहे के फाल का प्रयोग, धान रोपण विधि से धान का प्रचुर उत्पादन होता था। नगरीकरण में अमरावती व नागार्जुन प्रमुख नगर था। लेखन कला आदि सातवाहन राज्य के उदय की विशेषताएं थी। गौतमी पुत्र सत्यकर्णी के संदर्भ में विचार करिए, बताइए कि कौन सा सत्य है। उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा। उसने चहरात वंश के शासक रुद्रदामन को हराया था। उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक में फैला हुआ था। बताइए कौन कौन से सत्य है। दूसरा गलत है कि उसने शहरात वंश के शासक रुद्रदामन को हराया था, बाकी दोनों ही सही है। उसने शहरात वंश के शासक नहपान को हराया था। और लेखनी की नहपान ने 8000 से अधिक चांदी के सिक्के नासिक के पास से मिले थे। उन पर सातवाहन राजा के द्वारा फिर से ढलवाए जाने के चिन्ह है। अगला प्रश्न है कि वासष्ठी पुत्र पुलुमाइन के संदर्भ में ये जो कथन है इसे विचार करिए। उसने प्रतिष्ठान यानी पैठन को सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया। वो शक शासक रुद्रदामन प्रथम से पराजित हुआ था? नहीं, दोनों ही सही है। पहला और दूसरा दोनों ही सही है। इस काल के सातवाहन साम्राज्य की राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान बनी थी। सौराष्ट्र के शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने उसे 2 बार पराजित किया था। इनमें से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? किसके सिक्के पर जहाज के चित्र है? यज्ञश्री सातकर्णी के। सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है, जो कि जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। सातवाहन काल की भौतिक संस्कृति के संदर्भ में बताइए कौन कौन से सत्य हैं। इनके सिक्के स्वर्ण तथा सीसे के बने होते थे। ये लोग दक्कन में कपास का उत्पादन करते थे। दक्कन के बड़े हिस्से में व्यापारिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। बताइए कौन कौन से सत्य हैं। केवल दूसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। सातवाहन ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया था। उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलवाए थे। इनके सिक्के अधिकांश शीशे के बने होते थे। इसके अलावा पोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी इन्होंने चलवाई थी। सातवाहन दक्कन में कपास का उत्पादन करते थे। दक्कन में विदेशी विवरणों में आंध्र प्रदेश कपास के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था। दक्कन के बड़े हिस्से में परम उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हुई। सातवाहन साम्राज्य के संदर्भ में बताइए कि कौन सा औसत्य है। पहला, इन्होंने उत्तरी भारत में पक्की ईंट, छल्लेदार कुओं और लेखन कला को ग्रहण किया। पिंड बंकुर में ईंटों के बने 22 कुएं पाए गए हैं। इनका व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ था। वासष्ठी पुत्र पुलुमाई ने शक शासक रुद्रदामन प्रथम को 2 बार पराजित किया था। बताइए कौन कौन से इसमें से सत्य है, असत्य है। केवल ये बाकी सारे सही है, ये वाला गलत है, यानी डी सही जवाब होगा। सातवाहन साम्राज्य की सामाजिक संगठन के संदर्भ में विचार करिए, बताइए कि कौन सा सही है। इस काल में सर्वप्रथम भूमि को अनुदान के रूप में दी जाती थी। सातवाहनों में मातृसत्तात्मक समाज था। वणिक लोग अपने अपने नगर का नाम अपने नाम से जोड़ने लगे थे। बताइए कौन कौन से इनमें से सत्य है। दूसरा गलत है कि सातवाहनों में मातृसत्ता समाज था, बाकी सारे सही है। सातवाहनों में हमें मातृसत्तात्मक समाज का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उसकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, लेकिन सारथ सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन काल के प्रशासनिक तंत्र के संदर्भ में विचार करिए। इस काल में कई प्रशासनिक इकाइयां मौर्य समाज के समान था। इस काल के प्रशासन में सैनिक और सामंतवादी प्रचलन के लक्षण मिलते थे। बताइए दोनों सत्य हैं। सातवाहन साम्राज्य में कई प्रशासनिक इकाइयां मौर्यों के समान थी। इनके समय में जिले के लिए आहार शब्द, जो कि अशोक के समय प्रयुक्त होता था, और अधिकारी मौर्य काल की तरह अमात्य और महामात्य कहलाते थे। निम्नलिखित में से किसका प्रशासक गैलमिक कहलाता था? गैलमिक किसका प्रशासक कहलाता था? ग्रामीण क्षेत्र का। गैलमिक ग्राम का प्रधान कहलाता था। इसे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का काम सौंपा जाता था। ये एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें कि 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। वो ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखता था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सातवाहन साम्राज्य में धर्म के संदर्भ में विचार करिए, बताइए कि कौन कौन से सही है। ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्राप्त था। राजा और रानी दोनों वैदिक यज्ञों में भाग लेते थे। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का विशेष महत्व था। कौन कौन से सत्य हैं इसमें से? तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा सही है। तीसरा गलत है।
इस काल में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सातवाहन राज्यों में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। नागार्जुन कोंड और अमरावती सातवाहन शासनकाल में महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र बन गए थे। कौन कौन से इसमें से सत्य है? दोनों ही पूर्णतः सत्य है। सातवाहन काल के चैत्य और विहार के संदर्भ में बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है कि चैत्य अनेकानेक स्तंभों पर खड़ा हॉल के समान होता था और विहार केंद्रीय शाला होती थी। क्या ये सत्य है या फिर असत्य? आप कहें ये तो सत्य है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला कथन कह रहा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध विहार कार्ले है। सर्वाधिक प्रसिद्ध विहार कार्ले का है जो कि दक्षिण दक्कन में स्थित है। ये गलत है। चैत्य बौद्धों के मंदिर होते थे, सही है। विहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, सारे सही है, बस ये गलत है। सर्वाधिक प्रसिद्ध चैत्य कार्ले का है, ठीक है, जो कि पश्चिमी दक्कन में स्थित है। निम्नलिखित पर विचार करिए। नागार्जुन कोंड के स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से सुसज्जित है। अमरावती में स्तूपों के साथ साथ हिंदू मंदिर भी बने। बताइए कौन कौन से सही है? दोनों ही गलत है। ना पहला सही है ना दूसरा सही है। नागार्जुन के स्तूपों में भित्ति प्रतिमाएं नहीं मिलती हैं। इसमें बौद्ध स्मारकों के साथ साथ पुराने ईंट से बने हिंदू मंदिर भी है। उल्लेखनीय है कि ये सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में उत्कर्ष के शिखर पर थे। अमरावती के स्तूपों में भित्ति प्रतिमाएं मिलती हैं। इनमें बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य चित्रित हैं। अगला प्रश्न, सातवाहनों की भाषा के संदर्भ में विचार करिए। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। इनके सभी अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। गाथा हास्तई गाथा हास्तई की रचना हाल नामक सातवाहन राजा ने किया था। बताइए कौन कौन से इनमें से सत्य है? तीनों ही सही है। नेक्स्ट चलिए, 18वां चैप्टर है सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ। सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ। प्रश्न है आपके सामने कि महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में विचार करिए। महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते थे। इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ नहीं दफनाए जाते थे। प्रायद्वीपीय भारत में काले व लाल मृदभांड का प्रचलन अधिक था। बताइए कौन कौन से सत्य हैं? दूसरा गलत है कि इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ नहीं दफनाए जाते थे। इनके कब्र, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। महापाषाण कब्रों में शवों के साथ खेती के औजार भी दफनाए जाते थे, लेकिन कम मात्रा में। इसमें युद्ध और शिकार के हथियार अधिक होते थे। इससे ये संकेत मिलता था कि महापाषाणिक लोग उन्नत खेती नहीं करते थे। अशोक के अभिलेखों में इनमें से किस शासकों का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख में चोल शासक का मिलता है, पांडव का, पांडे का, चीर का, इन तीनों का मिलता है। महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में विचार करिए। दक्षिण तमिल प्रदेश में कलश शवाधान प्रचलित था। अशोक की उपाधि देवों का प्यारा को तमिल राजा ने दफनाया था। बताइए दोनों सही है। पांड्य राज्य के संदर्भ में ये जो कथन है इसे विचार करिए। ये प्राय द्वीप की सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अव्यवस्थित था। पांडे का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थलीज ने किया था। इसे मोतियों का देश कहा जाता था। यहाँ के समाज में मातृतंत्रात्मक प्रभाव था। बताइए कौन कौन से सत्य हैं? इनमें से चारों ही सही है। इनमें से किस राजवंश ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? बताइए पांडे के। चोल राज्य के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि कौन सा सत्य है। चोल राज्य पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच पांड्य राज्य के क्षेत्र में पूर्वोत्तर में स्थित था। उनकी राजधानी पुहार थी। चोल राजा एलार ने पुहार की स्थापना की थी। एलारा ने श्रीलंका को जीत करके 50 वर्षों तक शासन किया था। बताइए कौन कौन से सत्य हैं? ये चारों चारों सही है। तीसरा वाला गलत है कि चोल राजा एलारा ने पुहार की स्थापना की थी। बाकी ये तीनों सही है। पुहार की स्थापना दूसरी सदी के प्रख्यात चोल राजा कार्यकाल ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उरैया प्रसिद्ध है किस लिए? सॉरी, उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध है? उरैयूर प्रसिद्ध है प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए। ठीक है। चोल राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था, जो कि सूती कपड़े का व्यापार के लिए मशहूर था। चेर राज्य के संदर्भ में विचार करिए। चेर राज्य पांड्य राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित था। चेर राजा सेंगो चेर राजा सेंगुटवन को लाल या
भला चीर कहा जाता था। बताइए कौन कौन से सत्य हैं? दोनों ही सही है। सुदूर दक्षिण राज्यों के व्यापार के संदर्भ में विचार करिए। इनका व्यापार गोल मिर्च, हाथी दांत और मोतियों की मांग के कारण समृद्ध था। इनका व्यापार केवल पश्चिमी यूनान और अरब राज्यों के साथ होता था। बताइए कौन कौन से इसमें से सही है? दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। इनका व्यापार एक और यूनानी या मिस्र के हेलेनिस्टिक राज्य और अरब के साथ और दूसरी ओर मलय द्वीप समूह और चीन के साथ में व्यापारिक संबंध थे। ये उपाधि है और इनसे संबंधित वर्ग है। किस वर्ग को कौन सी उपाधि दी जाती थी? वल्लाल दिया जाता था धनी किसान को। धनी किसान को वल्लाल कहते थे, अरसर कहते थे शासक वर्ग को, और कडेसियर खेत मजदूर को। तमिल राज्य के संदर्भ में विचार करिए। पांड्य राज्य में अश्व पश्चिम उत्तर भारत से स्थल मार्ग के द्वारा मंगवाए जाते थे। एनआरडी की उपाधि सेनाध्यक्षों को दी जाती थी। परियार लोग चर्म का कार्य करने वाले खेत मजदूर थे। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है? पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। पहला गलत है, पांड्य राज्य में अश्व समुद्र के रास्ते से मंगवाए जाते थे। संगम साहित्य के संदर्भ में विचार करिए। संगम सम्मेलन का आयोजन पुहार राजस्व में होता था। दूसरा है कि आख्यानात्मक ग्रंथों को वीरगाथा काव्य कहते हैं। संगम साहित्य आख्यानात्मक और उपदेशात्मक में बटा हुआ था। इसमें आख्यात्मक कील कण को और उपदेशात्मक मेल कण को कहलाते थे। बताइए कौन कौन से इनमें से सत्य है? पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला वाला गलत है। संगम तमिल कवियों का संघ या सम्मेलन होता था जो कि मदुरै में राजाश्रय में शामिल होते थे। और तीसरा भी गलत है। संगम को मोटे तौर पर दो समूहों में बांटा जा सकता था, आख्यात्मक और उपदेशात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथ मेलगढ़ को यानी 18 मुख ग्रंथ, 18 मुख्य ग्रंथ, और उपदेशात्मक ग्रंथ को कीलगढ़ को यानी कि 18 लघु ग्रंथ कहलाते थे। संगम राज्य की धार्मिक संस्कृति के बारे में विचार करिए। राजा वैदिक यज्ञ करते थे। शवदाह की प्रथा आरंभ हुई थी। इन राज्यों में स्थानीय देवता मुरुगन थे। इन राज्यों में स्थानीय देवता मुरुगन थे। हाँ सही है, तीनों ही सही है। इनमें से वीरकल किसे कहा जाता था? वीरकल कहा जाता था स्मारक को। संगम ग्रंथों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन से सत्य हैं। तोल काप्यम व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। तिरुकुरल में दार्शनिक विचार और सूक्तियां हैं। सिलब्धिकारम प्रसिद्ध महाकाव्य है। तीनों ही सही है। ठीक है, और इसके साथ ही ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त करते हैं। 19वां चैप्टर है मौर्योत्तर युग में शिल्प, व्यापार और नगर, प्राचीन इतिहास से, जैसे कि हम कवर कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से, और ये क्लास 11 की प्राचीन इतिहास है। क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तीनों स्टेटमेंट को देखिए और विचार करिए, फिर आंसर करिए और बताइए इसमें से सत्य कौन सा है। इस काल में मथुरा वस्त्र निर्माण का केंद्र बन गया था। दूसरा, उत्तर भारत में रंगरेजी एक उन्नत शिल्प था। और तीसरा है, भारत में ये काल शिल्प और वाणिज्य के इतिहास में चरम उत्कर्ष का काल था। बताइए मौर्योत्तर काल में व्यापार के संदर्भ में क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है या फिर इसमें से कोई एक तो सही है। दूसरा वाला गलत है कि उत्तर भारत में रंगरेजी एक उन्नत शिल्प का था। दूसरा गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। इस काल में कपड़ा बनाने, रेशम बुनने और वस्त्रों एवं विलास की वस्तुओं के निर्माण में भी प्रगति हुई थी और मथुरा शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का बड़ा केंद्र बन गया था। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आपसे ये कहा था कि उत्तर भारत में रंगरेजी एक उन्नत शिल्प का था, तो दक्षिण भारत में कई नगरों में रंगरेजी उन्नत शिल्प थी। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नगर के उपरांतवर्ती उरैयूर में ईंटों का बनने रंगाई की हौज मिले हैं। ईंटों के बने रंगाई के हौज मिले हुए हैं। तीसरा भी सही है कि शको, कुषाण और सातवाहनों का प्रथम तमिल राज्यों का युग प्राचीन भारत के शिल्प और वाणिज्य के इतिहास में चरम उत्कर्ष का काल था। मौर्योत्तर काल के व्यापार के संदर्भ में ये जो कथन है दो, इस पर विचार करिए। इस काल के शिल्पी वर्ग के संगठन का नाम श्रेणी था। इस काल के शिल्पी वर्ग के संगठन का नाम श्रेणी था। दूसरा कह रहा है कि भारत में कांच ढालने की जानकारी ईस्वी सन के आरंभ में प्राप्त हुई थी। बताइए दोनों में से कौन कौन सा सही है? दोनों ही सही है।
शिल्पी वर्ग आपस में संगठित थे और उस संगठन का नाम श्रेणी था। इस काल में 24-25 श्रेणियां प्रचलित थी मौर्योत्तर काल में। भारत में कांच ढालने की जानकारी ईस्वी सन के आरंभ में हुई और भारतीयों ने इस कला को शिखर तक पहुंचाया था। दोनों ही सही है। तीसरा है, मौर्योत्तर काल के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताइए कौन सा गलत है। कौन सा गलत है बतानी है, तो पहले सारे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। भारत और पूर्वीय रोमन साम्राज्य के बीच का व्यापार आरंभ से ही समुद्र मार्ग द्वारा होता था। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भारत और रोम के बीच व्यापार में विलास की वस्तुओं का महत्व अधिक होता था। तीसरा है, बड़ौच और सोपारा बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तथा अरिक मेडू और ताम्रलिप्ति पूर्वीय तट पर स्थित थी। और डी ऑप्शन कह रहा है कि बड़ौच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। बताइए कौन सा इसमें से गलत है। सारे ही सही हैं पहली वाले को छोड़कर। पहला वाला कह रहा है कि भारत और पूर्वीय रोमन साम्राज्य के बीच का व्यापार आरंभ से ही समुद्री मार्ग के द्वारा होता था, तो ये गलत है। इस काल की सबसे बड़ी आर्थिक प्रक्रिया भारत और पूर्वीय रोमन साम्राज्य के बीच समृद्ध व्यापार था, तो शुरुआत से ही ये व्यापार अधिकतर स्थल मार्ग के द्वारा होता था। ईसा पूर्व पहली सदी में शकों, पार्थियनों और कुषाणों की गतिरोध के कारण व्यापार में संकट उत्पन्न हो गया, लेकिन ईसा की पहली सदी से व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लगा था। समुद्र से व्यापार करने में ईसा पूर्व में मानसून भवनों की दिशा ज्ञात होने पर नाविक अरब सागर के पूर्वीय तटों से उसके पश्चिमी तटों तक का सफर काफी कम समय में ही कर सकते थे। तो पहला वाला गलत है, बाकी सारे ही सही थे। मौर्योत्तर काल के व्यापार मार्गों के संदर्भ में ये जो दो कथन है इस पर विचार करिए। शक और कुषाण लोग व्यापार के लिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से पश्चिमी समुद्र तट तक दो मार्गों से जाते थे और ये दोनों मार्ग तक्षशिला में मिलते थे। दूसरा है, पहला मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता और दूसरा जाता हुआ तक्षशिला को निचली सिंधु घाटी से जोड़ता था और वहां से बड़ौच चला जाता था। बताइए दोनों में से कौन सा सही है। दोनों ही सत्य हैं, दोनों। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से पश्चिमी समुद्र तक दोनों ओर से व्यापार मार्ग तक्षशिला में एक दूसरे को काटते थे और मध्य एशिया से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भी जोड़ते थे। पहला मार्ग उत्तर से सीधे दक्षिण की ओर जाता था और तक्षशिला को निचली सिंधु घाटी से जोड़ता था और वहां से बड़ौस तक जाता था। उल्लेखनीय है कि दूसरा मार्ग उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। दूसरा मार्ग वह तक्षशिला से चल करके आधुनिक पंजाब से होते हुए यमुना के पश्चिम तट तक पहुंचता और यमुना का अनुसरण करते हुए दक्षिण की ओर मथुरा पहुंचता, फिर वहां से मालवा और उज्जैन पहुंच करके पश्चिमी समुद्र तट पर बड़ौस तक जाता था। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है कि मौर्योत्तर काल में विदेश व्यापार के संदर्भ में ये जो कथन है इसमें से बताइए कि कौन सा सही है। तो पहला कथन देख लेते हैं हम लोग। पहला कह रहा है कि रोमन साम्राज्य ने भारत में सबसे पहले उत्तर और मध्य भारत से व्यापार करना शुरू किया था। रोमन साम्राज्य ने, बताइए ये सही है या फिर गलत। तो आप कहेंगे कि नहीं ये गलत है। तो चलिए फिर अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। ये लोग दक्षिण भारत से मसाला, मोती और रत्न का आयात करते थे। ये बिल्कुल सही है। रेशम मार्ग से रेशम अफगानिस्तान और ईरान से गुजरते हुए रोमन साम्राज्य को जाता था। ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला गलत है। रोमन साम्राज्य ने सबसे पहले देश के सुदूर दक्षिणी हिस्से में, ठीक है, सबसे पहले आपसे कह रहा था स्टेटमेंट पहला में कि उत्तर और मध्य भारत से नहीं, सबसे पहले सुदूर दक्षिण हिस्से से व्यापार शुरू किया था, इसलिए सबसे पहले सिक्के तमिल राज्यों में मिले हैं। और बाकी दोनों ही सही है। रोमन वाले दक्षिण भारत से मसाले, मलमल, मोती, रत्न और माणिक्य का आयात करते थे। उल्लेखनीय है कि लोहे की वस्तुएं, विशेष करके बर्तन, हाथी दांत, रत्न और पशु, जिनकी गिनती विलासिता की वस्तुओं में थी, उनका भी निर्यात रोमन साम्राज्य में किया जाता था। प्राचीन रेशम मार्ग चीन से अफगानिस्तान और ईरान से गुजरने वाले मार्ग से रेशम भेजा जाता था, लेकिन पार्थियनों के द्वारा ईरान पर अधिकार कर लेने के बाद इस मार्ग में गतिरोध उत्पन्न हो गया। तब ये मार्ग कुछ बदल करके भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग से होते हुए रेशम पश्चिमी भारत के बंदरगाहों पर आने लगा। कभी कभी चीन से रेशम भारत के पूर्वीय समुद्र तट होते हुए भी यहाँ पे आता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब समझिए क्या क्या ये कथन है। पहला है कि मौर्योत्तर काल सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और प्रोटीन की तरह तरह के सिक्के बनाने के लिए मशहूर है। दूसरा कह रहा है कि गोल मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। और तीसरा कह रहा है कि रोम सम्राट ट्रोजन ने फारस की खाड़ी का पता लगाया था। बताइए कौन कौन से सही है। तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। मौर्योत्तर काल में सिक्के की ढलाई महत्वपूर्ण शिल्प थी। ये जो काल था मौर्योत्तर काल, ये सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और प्रोटीन के सिक्के बनाने के लिए मशहूर है। रोम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च बहुत प्रिय थी, इसलिए रोम पूरब से गोल मिर्च मंगवाने पर अत्यधिक खर्च करता था, जिससे कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम से ही यवन प्रिय पड़ गया था।
रोम के सम्राट ने न केवल फारस की खाड़ी का पता लगाया था, बल्कि उसने मस्कट पर विजय भी प्राप्त किया था। उसके व्यापार और विजय के फलस्वरूप रोमन वस्तुएं अफगानिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत पहुंची। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, भारत में कुषाण काल में नगरीकरण उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा था। दूसरा, कुषाण काल में वाराणसी से गोमेद और इंद्रगोप यानी कार्नेलियन का निर्यात रोम को किया जाता था। नहीं, दूसरा गलत है। पहला वाला सही है कि भारत में कुषाण काल में नगरीकरण उत्कर्ष के शिखर पर था। दूसरा गलत है। भारत में नगरीकरण कुषाण काल में उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा। उल्लेखनीय है कि मालवा और पश्चिमी भारत शक शासकों के काल में समृद्ध थे। दूसरा वाला गलत है। कुषाण काल में उज्जैनी महत्वपूर्ण नगर था। कुषाण काल में, ठीक है, जबकि आपसे प्रश्न कह रहा था कि कुषाण काल में वाराणसी से गोमेद और इंद्रगोप का जो था वो प्रसिद्ध थे, जहां से दो मार्ग, उज्जैनी से जहां से दो मार्ग, पहला कौशाम्बी और दूसरा मथुरा जाने वाले मार्ग से मिलता था। उज्जैनी में गोमेद और इंद्रगोप पत्थरों का निर्यात होता था। ठीक है, उज्जैनी से, न कि वाराणसी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुषाण और सातवाहन साम्राज्यों में नगरों की उन्नति का एक कारण रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार भी था। दूसरा, कुषाण साम्राज्य के कारण पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगर समृद्ध हुए थे। तीसरा, कुषाण राजाओं ने मार्गों की सुरक्षा का प्रबंध किया था। बताइए कौन कौन सा सत्य है? तीनों ही सत्य है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। क्यों सही है? कुषाण और सातवाहन साम्राज्यों में नगरों की उन्नति इसलिए हुई थी कि रोमन साम्राज्य के साथ में व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। दूसरा भी सही है, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगरों की समृद्धि का कारण कुषाण साम्राज्य की शक्ति का केंद्र पश्चिमोत्तर भारत था और यहाँ से व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ होता था। और तीसरा भी सही है, कुषाण साम्राज्य में मार्गों की सुरक्षा का प्रबंध किया गया था। भारत में अधिकतर कुषाण नगर मथुरा से तक्षशिला जाने वाले पश्चिमोत्तर मार्ग या उत्तरापथ पर पड़ते थे। ईसा की तीसरी सदी में उसके अंत होने से इन नगरों का पतन शुरू हो गया था। इसके बाद 20वां चैप्टर है प्राचीन इतिहास का, क्लास 11 का, गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास। गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास। क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के उद्भव के संदर्भ में बताइए कि कौन सा असत्य है। तो अब इसके लिए आपको पूरी सत्यता की जानकारी होनी चाहिए। बताइए कि पहला जो ऑप्शन है कि उन्होंने अपना राज्य कुषाण राज्य के अवशेषों पर स्थापित किया था, क्या ये सही है या फिर गलत? तो आप कहेंगे कि ये तो सही है। दूसरा, इस काल में उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला क्षेत्र था, ये भी सही है। गुप्त साम्राज्य के समय, गुप्त काल के समय उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला क्षेत्र था। चलिए तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। गुप्त काल में जीन, लगाम और जूतों का आविष्कार हुआ था, ये गलत है। इस काल में घुड़सवारों की भूमिका प्रमुख हो गई थी, ये भी सही है। तीसरी वाला गलत है। गुप्त शासकों ने जीन, लगाम, बटन वाले कोट, पतलून और जूतों का इस्तेमाल करना कुषाणों से सीखा था। इन सब में सबसे उनमें गतिशीलता आई थी और उनके घुड़सवारों की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई थी। गुप्त काल में बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख इसी स्थान पर पाए गए थे, उत्तर प्रदेश में। गुप्त साम्राज्य के उद्भव व विकास के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। इनके राज्य में मध्य भारत की पूर्व भूमि शामिल थी, जिसके कारण अच्छी उपज होती थी। दक्षिणी बिहार से प्राप्त लोहे के उपयोग से उन्नत तकनीक के औजार और हथियार के निर्माण को बल मिला था। रोमन साम्राज्य से व्यापार करने के कारण वे लाभ की स्थिति में थे। बताइए कौन कौन सा इसमें से सत्य है? तीनों में से तीनों ही सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। गुप्त राजाओं ने कई भौतिक सुविधाएं प्राप्त की थी। उनके कार्य क्षेत्र का मुख्य प्रांगण मध्य प्रदेश की उर्व भूमि थी, जिसमें कि बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं, और यहाँ से अच्छी उपज भी प्राप्त होती थी। वे लोग मध्य भारत और दक्षिण बिहार के लौह अयस्क का उपयोग करके अच्छे औजार का उपकरण बनाते थे। दूसरा भी सही है। इस काल में बाइजेंटाइन साम्राज्य यानी कि पूर्व रोमन साम्राज्य के साथ रेशम का व्यापार करने वाले उत्तर भारत के इलाके उनके पड़ोस में स्थित थे, तो इसलिए उन्होंने इस निकटता का फायदा व्यापार बढ़ाने में किया था। प्राचीन काल में भारत के राजवंशों के संदर्भ में ये जो बताइए कि इनमें से कौन सा कालानुक्रम सही है। भारत के राजवंश सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन सा राजवंश था, ये आपको बतानी है। सबसे पहले कुषाण, फिर मुरुंड, गुप्त, फिर मौखरी। कुषाण, मुरुंड, गुप्त, मौखरी। भारत में कुषाण सत्ता 2030 ईस्वी के आसपास आकर के समाप्त हो गई थी। उसके बाद मध्य भारत का बड़ा सा भाग मुरुंडो के अधिकार क्षेत्र में आया। मुरुंडो की सत्ता 250 ईस्वी तक रही थी। इसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश के आधिपत्य में सत्ता स्थापित हुई। उसके बाद मौखरी राजवंश ने हुरों को पराजित करके पूर्वी भारत पर शासन कायम किया और कन्नौज में सत्ता स्थापित की। कुषाण, मुरुंड, गुप्त, मौखरी। नेक्स्ट
चंद्रगुप्त प्रथम के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। दूसरा है कि उसने गुप्त संवत यानी 319 में रुद्रदामन से युद्ध के बाद विजय स्मारक के रूप में चलाया था। रुद्रदामन से युद्ध उपरांत विजय स्मारक के रूप में चलाया था। बताइए कौन कौन सा इनमें से सत्य है। पहला वाला तो गलत है, सॉरी पहला सही है यानी दूसरा गलत है। उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, लेकिन दूसरा वाला गलत है। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा हुआ था। उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, इससे उसकी सत्ता को बल मिला था। दूसरा गलत है। चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक हुआ और उसने 319 में अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलाया था। राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। समुद्रगुप्त के संदर्भ में ये जो कथन है इस पर विचार करिए। इसके काल में गुप्त साम्राज्य का व्यापक विस्तार हुआ। उसकी नीतियां अशोक की नीतियों के समान थी। उसके काल में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाया था। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के काल में। बताइए दूसरा वाला गलत है कि उसकी नीतियां अशोक की नीतियों के समान थी, ऐसा नहीं था। बाकी पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य का व्यापक विस्तार किया था। उल्लेखनीय है कि उसके द्वारा विजित प्रदेश 5 समूहों में बांटा जा सकता है। प्रथम समूह में गंगा यमुना दोआब, द्वितीय समूह में पूर्वी हिमालय के राज्यों और कुछ सीमावर्ती राज्य, और तृतीय समूह में अटाविक राज्य विंध्य क्षेत्र में पड़ते थे। अटाविक राज्य विंध्य क्षेत्र में पड़ते थे। और चतुर्थ समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के बाहर शासक, और पांचवें समूह में शक और कुषाणों के नाम है, जिनमें कि कुछ अफगानिस्तान का क्षेत्र भी आता है। दूसरा वाला गलत स्टेटमेंट दिया था। समुद्रगुप्त की नीतियां अशोक की नीतियों के बिल्कुल विपरीत थी। जहां पे अशोक शांति और अनाक्रमण की नीति में विश्वास करता था, तो वहीं पे समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में आनंद पाता था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास अपना दूत भेजा था। अनुमति मिलने के बाद ये मंदिर बौद्ध विहार के रूप में विकसित हो गया था। अब इनमें से बताइए कि किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। उसकी बहादुरी और कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में इसमें से बताइए कौन सा कथन गलत है। उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। उसके काल में यात्री हेमसोंग भारत आया था। विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी। बताइए इनमें से असत्य कौन सा है। उसके काल में हेमसोंग भारत नहीं आया था, बाकी सारे सही हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे और यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में विस्तृत विवरण लिखा था। उल्लेखनीय है कि उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों के सहारे साम्राज्य की सीमा बढ़ाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा से कराया, जो कि मध्य भारत में शासन करता था। वाकाटक राजा की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अप्रत्यक्ष रूप से अपनी कन्या के माध्यम से शासन करता था। इसका साक्ष्य भूमिदान संबंधी उसके अभिलेख है, जिसपे कि गुप्तकालीन प्राच्य शैली का प्रभाव है। इनमें से बताइए कि कौन सा विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास और अमर सिंह थे। कालिदास और अमर सिंह दोनों ही चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन दरबार में रहते थे। गुप्त शासकों के संदर्भ में विचार करिए। इलाहाबाद का प्रशंसात्मक अभिलेख स्कंदगुप्त की विजयों का वर्णन करता है। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ पर खुदे अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का कीर्ति वर्णन किया गया है। बताइए पहला वाला तो गलत है कि इलाहाबाद का प्रशंसात्मक अभिलेख स्कंदगुप्त की विजयों का वर्णन करता है, लेकिन दूसरा वाला सही है। इलाहाबाद की प्रशस्ति यानी प्रशासनात्मक अभिलेख में स्कंदगुप्त नहीं समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में वर्णन किया गया है कि उसके सभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक किसी राजा का कीर्ति वर्णन किया गया है, जिसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में बताइए इनमें से कौन सा सत्य है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में पहला है कि स्कंदगुप्त के बाद कमजोर उत्तराधिकारी, बिल्कुल सही है। हुड़ों का जो आक्रमण हुआ था ये भी सही है, पतन का कारण था। सामंतों का विद्रोह, तीनों ही सही है, तीनों ही पूर्णतः सत्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों में स्कंदगुप्त ने हुड़ों से कड़ा मुकाबला किया था, लेकिन उसके बाद के उत्तराधिकारी हुड़ों के सामने ठहर नहीं सके थे। हुड़ अच्छे योद्धा होने के साथ साथ बेजोड़ घुड़सवार थे और वे धातु के बने रकाबों का इस्तेमाल करते थे। वे उत्तम धनुर्धर होने के कारण न केवल ईरान में बल्कि भारत में भी सफल हुए थे। गुप्त शासकों के सामंतों ने विद्रोह करके साम्राज्य को कमजोर बना दिया था। उत्तरी बंगाल में नियुक्त सामंतों ने विद्रोह कर स्वतंत्र राज्य बनाना शुरू कर दिया था।
गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में, पतन के समय में उदित राज्यों के संदर्भ में विचार करिए। गुप्त साम्राज्य के पतन के समय उदित जो राज्य थे उनके बारे में। मालवा नरेश यशोधर्मन ने हुड़ों की सत्ता को उखाड़ फेंका और गुप्त शासकों को भी चुनौती दे दी थी। मौखरी वंश के शासकों ने उत्तर भारत पर विजय के उपलक्ष्य में 532 ईस्वी में विजय स्तंभ स्थापित किए। बताइए कौन सा सत्य है? पहला तो सही है, दूसरा गलत है। मालवा के औलिकर सामंत वंश के धर्मन ने हुड़ों को हरा करके गुप्त शासकों को कड़ी चुनौती दी थी और सारे उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में 532 ईस्वी में विजय स्तंभ स्थापित किया था।